अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़िर हुकूमत और पीटीआई के माबैन ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हो सका है। इस बात का इतराफ़ आज कौमी असम्बली में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने किया। गुज़िश्ता रोज़ कुछ ऐसी खबरें सामने आई थी जिनके मुताबिक हुकूमत के बड़ों की जानिब से ये फैसला किया गया था कि 9 मई के मुकदमात और इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक फैसला होने तक तहरीक इंसाफ से किसी किस्म की बातचीत नहीं की जाएगी। इन खबरों की तस्दीक आज ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में भी कर दी। पीटीआई और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात में ताअत्तुल की असल वजह क्या है, इस हवाले से हुकूमत और पीटीआई के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। हुकूमत का कहना है कि पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी तो तश्कील दे दी है, लेकिन हमें बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात की दावत नहीं दी गई। हुकूमत का यह मौक़िफ़ हैरान कुन है, क्योंकि जब भी हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के माबैन किसी बात पर इख्तिलाफ राय पैदा हो जाए तो इस इख्तिलाफ को मुज़ाकरात के जरिए दूर किया जाता है और मुज़ाकरात की दावत अपोजिशन की जानिब से नहीं बल्कि हुकूमत की जानिब से दी जाती है। लेकिन हुकूमत तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की पेशकश को गनीमत जानने के बजाय उल्टी गंगा बहाने पर बज़िद नजर आती है। अपोजिशन लीडर की जानिब से हुकूमत के इस रवैये को गैर संजीदा करार दिया जा रहा है। हुकूमत की इस जिद पर उमर अयूब का कहना है कि जिस वक्त ये संजीदा होंगे उस वक्त देखेंगे, उन्हें मालूम है कि हम कहां पर हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से भी हुकूमत से किसी किस्म के भी मुज़ाकरात की तरदीद सामने आ गई है। जहां एक तरफ मुल्की सूरत हाल पर मुज़ाकरात ताहाल ताअत्तुल का शिकार है, वहीं दूसरी तरफ आज कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान के माबैन कुछ बर्फ पिघलती हुई भी नजर आई। हुकूमत और पीटीआई के माबैन मुज़ाकरात कैसे हों, इसका हल अपोजिशन के रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की जानिब से आज ईवान में पेश कर दिया गया। शेर अफजल मरवत का अपने खिताब में कहना था कि कोई भी मुज़ाकरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पर बैठ कर मुज़ाकरात के लिए जो TORs हैं वो तय ना कर लें, फिर इन TORs को एस्टैब्लिशमेंट के पास लेकर जाएं और उन्हें भी बताएं कि ये TORs हमने तय किए हैं। शेर अफजल मरवत ने तजवीज़ दी कि क्या ये मुमकिन नहीं कि पार्लियामेंटेरियंस पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी जाए जो मुज़ाकरात के TORs तय करे। मुल्क के मसाइल के हल के लिए अना के खौल से बाहर आना होगा। शेर अफजल मरवत की इस तजवीज़ को हुकूमती बेंचों की जानिब से खूब सराहा गया। ख्वाजा आसिफ ने इसे ताज़ा हवा का झोंका करार दिया तो राना सनाउल्लाह ने भी इसे नेक शगुन करार दिए बिना वो भी ना रह सके। लेकिन हुकूमत के लिए इश्क मैदान और भी हैं। जहाँ एक जानिब तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन ताल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद पैदा हुई है, वहीं हुकूमत के साबिक इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान मदारिस बिल को लेकर हुकूमत के खिलाफ ईवान नहीं बल्कि मैदान में आने का इशारा दे रहे हैं। तो ये चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज तो ऐसा लग रहा था कि शायद खत्म हो सकता है, लेकिन हुकूमत उसको खत्म करने में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रही। और अब एक और चैलेंज है, मौलाना फजलुर रहमान जो कह रहे हैं कि वो मैदान में आएंगे और फैसले वहां पर करवा सकते हैं, वो ये एक और चैलेंज है जो सर उठाए हुए। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना आतिफ साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। येट अनदर सीनियर पॉलिटिशियन खेलदास कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं नून लीग से। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। राना आतिफ साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, कैसे देखते हैं सर आप हुकूमत का ये जो एक रवैया कह लीजिए, ये जो एक बयान सामने आ रहा है या एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि जी मुज़ाकरात के लिए आप लोग कोई खास संजीदा नहीं है, आप लोगों ने प्रॉपर्ली रीच आउट नहीं किया है गवर्नमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तो एक कमेटी फॉर्म कर दी है 5 रुकनी, और उसको हमने पब्लिसाइज भी कर दिया है, सबको पता है वो क्या है। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान में जो सियासी जो माहौल है उसमें इससे काम आए, और अगर हुकूमत जेन्युइनली बिलीव करती है डेमोक्रेसी के ऊपर और पार्लियामेंट के ऊपर, तो हुकूमत को रीच आउट करना चाहिए। ये तो बड़ी ही माजरत के साथ ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है कि अगर हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमने तो कमेटी इसलिए बनाई है, तो हुकूमत भी कोई कमेटी बना दे तो फिर बात उससे आगे बढ़ सकती है। हमने तो कमेटी बना दी है और हुकूमत रीच आउट करना चाहती है तो हुकूमत करे। देखें मसला क्या है कि ये हुकूमत एक बड़ी गैर संजीदा हुकूमत है। गैर मुंतखब तो ये है ही है, गैर संजीदा भी है। देखिए, ना इनको आइन की परवाह है, ना इनको मुल्क की मईशत की परवाह है, ना इनको पार्लियामान की परवाह है, ना इनको रूल ऑफ लॉ की परवाह है, ना इनको किसी और चीज की परवाह है। तो ये लोग तो संजीदगी इन्होंने दिखानी है। अच्छा, लेकिन एक इसमें बात जरूर राना साहब, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब की एक बात है और शायद कुछ हद तक वैलिड भी है, जो आप कह रहे हैं ना कि संजीदगी दिखाएं, वो ये कहते हैं कि संजीदा आप भी नहीं है। एक तरफ आप लोग सिविल नाफरमानी की जो है वो धमकियां देते हैं, सड़कों पर निकलने की पहले आप लोग बातें करते थे, फिर सिविल नाफरमानी धरनों की आप लोग बातें करते हैं। वो कहते हैं ये रवैया भी तो नहीं है ना मुज़ाकरात करने वाला। तो ये जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उस पे ऊपर इतना क्रैक डाउन करना, उसको पिछले 2.5 साल से जिस वो बर्बरियत से वो गुजरी है
हमने कोई जलसा करना, हमें उसकी इजाजत नहीं मिलती। पूरे 1.5 साल में 2 साल में पंजाब में हम सिर्फ 2 जलसों की इजाजत मिली है, और वो भी जिस तरह मिली है, पर पंजाब में 1 जलसा हमने किया पिछले पौने 2 साल में। लाहौर के अंदर सिविल नाफरमानी है, उसका हल ये है कि लोगों से कहें कि बिजली के बिल ना दें, बाहर रहने वालों से कहें कि पैसे ना भेजें। सॉरी, नहीं, हमने अभी बात की है सिविल नाफरमानी की, भी बात की, अभी तो उसकी कोई मोडालिटी सामने आई नहीं है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, अभी तो वो चीज जब होएगी तब उसके ऊपर बात कीजिएगा ना। जो हमारे साथ जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए हैं, हमारी पार्टी के ऊपर जो क्रैकडाउन किया गया है, और मैं तो बता रहा हूँ कि पौने 2 साल के अंदर सिर्फ हमें एक जलसे की इजाजत, वो भी जिस तरह मिली है थ्रू कोर्ट मिली है, और वो भी लाहौर से बाहर जाके। तो ये तमाम चीजें भी लोगों को नजर आ रही हैं। मईशत का जो इन्होंने हशर कर दिया है, ठीक है, और जो मुल्क के अंदर इस टाइम जो इकोनॉमी की सूरत हाल है और बाकी चीजों की जो सूरत हाल है, ये तो अब हुकूमत ने इनिशिएटिव लेना है। हमने तो इनिशिएटिव ले लिया है। देखिए, जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो ये बड़े नादान है, ये समझते हैं कि ये कोई साइन ऑफ वीकनेस है। और जब मैं बार बार ये कह चुका हूँ, जब हम बात करते हैं कि हम देखिए, जमहूरियत में 2 ही तरीके होते हैं, या पार्लियामान के अंदर मसाइल का हल कर लें, या आप थ्रू स्ट्रीट एजिटेशन मसाइल का हल कर। चलो, मैं आपके जाने बात हूं रान साहब, बिकॉज़ आई हैव टेकन योर पॉइंट। लेकिन जो बात अभी आप कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत को लगने लग गया है कि वो एक पोजीशन ऑफ पावर में है या अपर हैंड है गवर्नमेंट का। क्योंकि आप मईशत की बात करें तो मईशत के तो गवर्नमेंट के बड़े क्लेम्स हैं, वो कहते हैं जी इंडिकेटर्स बेहतर हो गए हैं, और हुए भी हैं। रेमिटेंसेस जो है वो बेहतर हुए हैं। कर लेते हैं जो इंडिकेटर बेहतर है उसके बारे में बात करते हैं। रेट ऑफ इन्फ्लेशन में कमी आई है। चले, मैं आती हूं आपकी जानिब इस सवाल के साथ। मैं जरा पहले खेल साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं कि सर जो बात ये कर रहे हैं, इन प्रिंसिपल तो बात दुरुस्त नहीं है। बड़ा दिल भी हुकूमत को करना होता है, पहला कदम हुकूमतें लिया करती हैं, इक़्तिदार में आप हैं सर, वो नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने तो पहला कदम उठा लिया कमेटी बना के। आप लोग क्यों हिचकिचा रहे हैं? देखिए, पहली बात यह कि जो भी कमेटी बनी है वो सिर्फ टीवी के तक खबर है। अमलन मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर या मेंबर नेशनल असेंबली समझता हूँ, जिस तरह मेरे राना साहब भाई जो है बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर बातचीत की जाए, ये अच्छी सोच है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। मगर उसके लिए देखें ना, एक तरीक़ेकार है। और क्या तरीक़ेकार है? पॉलिटिकल पार्टी ने बनाई है ना, स्पीकर साहब मौजूद है। नहीं सर, पार्लियामेंट्री कमेटी तो नहीं है ना, पॉलिटिकल पार्टी ने अपने तौर पर एक कमेटी बनाई है। देखें, पार्लियामानी कमेटी इन्होंने बनाई है कि हम बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट के अंदर कस्टोडियन है स्पीकर साहब, वहाँ पे ये पार्लियामेंट के अंदर मेरा ख्याल है शायद आप बात समझ नहीं पा रही, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर सर आप लोग फ्लोर पे बात करते ही है ना। आज भी बातचीत हुई है, अच्छी बातचीत हुई है दोनों तरफ से। लेकिन एक होता है ना कि बैठकर कुछ मोडालिटीज तय करना, तो वो तो सर एक पार्टी के लेवल के ऊपर होंगी ना, वो उसका स्पीकर से क्या ताल्लुक है? देखें, आप इनकी आज मरवत को छोड़ के उनसे पहले अपोजिशन लीडर असद कैसर, इनकी गुफ्तगू लबो लहजा सुने। लबो लहजा तो फिर आपके तर्जुमान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का भी सुने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक गैर पार्लियामानी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट पे झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, आप एक तरफ सिविल नाफरमानी, जो आपने सवाल किया, सिविल नाफरमानी की बात करते हैं, दूसरी तरफ बंदूक उठा के आप बातचीत नहीं कर सकते। बातचीत करने के लिए सियासी माहौल, सियासी ज़बान इस्तेमाल की जाती है। हमारी इन्होंने नहीं किया 26 नवंबर को क्या किया, 9 मई से तो आप बताएं 26 नवंबर को हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने क्या किया? नहीं, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया। हुकूमत जो रेंजर्स के जवान किसने शहीद किए? पुलिस के जवान किसने शहीद किए? देखिए, रेंजर्स का भी अगर कोई शहीद हुआ है तो वो पाकिस्तानी शहरी और एक इंसानी जान है। आप मुझे बताएं, और हुआ है, आप बताएं, क्या जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में, यानी कि आप लोगों के ऑर्डर्स के ऊपर सीधी गोलियां नहीं चलाई गई? बिल्कुल नहीं चलाई गई, बिल्कुल नहीं चलाई गई। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इनकी सोशल मीडिया है, जो इतनी पावरफुल है, या पूरी पाकिस्तान की मीडिया भी वहाँ मौजूद थी, उस एहतजाज के अंदर इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद थी। एक क्लिप मुझे बता दें कि फोर्सेस, पुलिस, किसी ने गोली चलाई और नजर आई हो? क्लिप में दिखा सकती हूँ वैसे। नहीं, अल जज़ीरा के कमाल हैदर साहब की रिपोर्ट जो है वो आपको मैं भेज दूंगी। उन्होंने वीडियो चलाई है। मैं समझता हूँ इन्होंने, अगर इनके पास सबूत होते, 287, 200, 100 जो टारगेट दे रहे थे, जो वो लोग मिसिंग हैं, कोई मिसिंग नहीं, अज्यूम कर रहे हैं कि वो डेड है, क्योंकि उनका पता नहीं है वो कहाँ है। ये झूठा इल्जाम है। पहले कह के 287 लाशें गिरी है, फिर कहते हैं कि ये जो मिसिंग पर्सन है। समझ में आ रहा है कि आप लोग मे बी यू आर लुकिंग एट कि ये लोग दोबारा आए प्रोटेस्ट करने के लिए, दोबारा क्लास हो। नहीं, मैं इनको मशवरा दे रहा हूँ, मेरे भाई को और इस पार्टी को मशवरा दे रहा हूँ। स्पीकर साहब ऐवान के कस्टोडियन है, ये वहाँ पे बाज़ाब्ता दरख्वास्त दें कि हम बातचीत करना चाहते हैं,
तो मैं समझता हूँ हुकूमत, स्पीकर साहब हुकूमत को दरख्वास्त करेगा, वहाँ से भी कमेटी बनेगी, मुज़ाकरात का अमल शुरू हो सकता है। अगर चाहिए रवैया होगा, अगर चाहिए दूसरा लबो लेजा जो मैंने जो मरवत लबो लेजा किसका ठीक होता है? आप मुझे बता दें, आप लोगों ने कभी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं की, आप लोगों ने कभी वक्त के वज़ीर आज़म को क्रिटिसाइज नहीं किया। वो अगर झूठ बोल रहे हैं कि 287 जाने गई है, तो सर हुकूमत भी झूठ बोल रही है कि गोली चलाई ही नहीं है। बिल्कुल नहीं चली गोली, तो इन लोग आपको पता है एडमिट किया है कि गोली चलाई है। जब मरियम नवाज साहबा नेब में पेश होना लाहौर जा रही थी, वहाँ पे कारकुन भी मौजूद थे, उनकी गाड़ी पे सीधी फायर किया गया, उस वक्त के वज़ीर आज़म के हुक्म पे किया गया, और वो प्रूफ थे। आप उस वक्त जलसों में क्या नारे लगते थे, आपको याद है? हमने जिस इख्तिलाफ राय का इज़हार किया, हम कहते कि सियासी मुदाखलत एस्टेब्लिशमेंट की नहीं होनी चाहिए, और आपने देखा एस्टेब्लिशमेंट ने आकर एतराफ़ किया कि हमसे गलतियां हुई है, हमें नहीं करनी चाहिए थी उस वक्त ही एस्टेब्लिशमेंट में। चले ठीक है ना, जो हमारा नैरेटिव था, जो हमारा स्टांस था, उस पर हम खड़े हैं और उस पर एडमिट किए हैं, उन्होंने एडमिट किया। गुजरावाला में जनरल बाजवा का नाम लिया था मियां साहब ने, दोबारा मैंने कभी सुना नहीं वैसे आप लोगों के मुंह से उनका नाम। आजकल आप लोगों को जनरल फैज हमीद नाम आसान लगता है लेना। मैं ये कह रहा हूं, देखें राना साहब को जी मेरी बात देखें, जो बात नवाज शरीफ साहब ने की वो सच साबित हुई, जो नवाज शरीफ साहब का इख्तिलाफ हुआ उसको दूर किया गया। अभी आप मुझे बताएं इनके पास क्या जवाब है, ये बाहर बैठ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एस्टेब्लिशमेंट, फौज, हुकूमत के खिलाफ जो ये सोशल मीडिया पे या अमलन जो गुफ्तगू करते हैं ना, मैं तो यही कह रही हूँ आपसे, आप बात नहीं कर रहे। मैं बताऊं, अब जो 9 मई के बाद एस्टेब्लिशमेंट भी स्टेक होल्डर है, अगरचे 9 मई की माफी ये नहीं मांगेंगे, मैं नहीं समझता हूँ को इस सियासी अमल या जो के अंदर सर एस्टैब्लिशमेंट स्टेक होल्डर नहीं, और एस्टैब्लिशमेंट ये खुद कहती है कि हम स्टेक होल्डर नहीं, आप क्यों बनाएं उनको? मेरी 9 मई में जब रियासत पे, दुनिया का कौन सा मुल्क इजाजत देता है कि आप फौज पे, रियासत पे आप जाके GSQ पे हमला करें? अगर कोई मुल्क इजाजत देता है तो उनको देनी चाहिए। ये रियासत का केस नहीं है, ये 25 करोड़ आवाम का केस है। राना आतिफ साहब, आप लोग भी समझते हैं कि इस वक्त जो इशू है, सारा ब्रॉडर इशू है, उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट बाकायदा एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब आप ही के उसके पार्टी के हैं, वो ये कहते हैं जी कि TORs बनाएं, सियासी जमातें मिलकर बैठे, मुश्तरका कमेटी हो और फिर एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लें उन TORs के साथ, वरना ये मामला जो है ये आगे नहीं बढ़ सकते, ये डेडलॉक नहीं खत्म होगा। ये बात तो ख्वाजा आसिफ कह चुका है कि हम तो मुज़ाकरात कर ही नहीं सकते एस्टैब्लिशमेंट की अप्रूवल के बगैर। नहीं तो आप लोग भी इस नुक्ते पर आ गए हैं, मतलब फिर मैं यही सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, हम तो बड़े अरसे से पहले भी ये कह चुके हैं कि ये जो इस टाइम हुकूमत है इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है, फ्रैंकली स्पीकिंग इनको तो कोई संजीदा लेता भी नहीं है। ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है और आपको पता तो। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ, मैंने आप जैसे आपको कहा, वो खुद कह चुका है कि हम एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के, देखें पहले ये लोग कहते थे कि जी देखें आप लोग मुज़ाकरात सियासी जमातों से नहीं करते। हमने इनका ब्लफ कॉल करने के लिए हमने कहा देखें अगर ये संजीदा हैं, अगर ये सियासी जमातें ही आपस में मुज़ाकरात करना चाहती हैं तो हमने कहा हम वो भी करने को तैयार हैं। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 2 मतलब हो सकता है फिर गवर्नमेंट ने पिक कर लिया हो इस बात को कि आप ब्लफ ही कॉल कर रहे हैं, यू आर नॉट आल्सो सीरियस अबाउट इट। नहीं, अगर ये हमारा ब्लफ कॉल कर देना या फिर ये मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं। अगर ये वाकई चाहते हैं कि नहीं, हम तो ये बताना ये चाह रहे हैं, देखें ये इस टाइम ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है बेसिकली, ठीक है ना। ये कोई फैसला खुद नहीं कर सकते। इनसे क्यों बात करनी है? ये सिर्फ इसलिए कि ताकि हम चाहते हैं कि अगर ये संजीदा हैं, अगर ये, हम तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि ये लोग कितने संजीदा हैं डायलॉग, पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर, जमहूरियत के अंदर और पार्लियामेंट की सुपरमेसी के अंदर ये लोग कितने संजीदा हैं। लेकिन आज जो अगर ये लोग संजीदा हैं, बड़ी तजवीज है ना सर, उसको ख्वाजा आसिफ ने बड़ा हवा का ताज़ा मौका का है। अगर ये लोग जेन्युइनली संजीदा हैं तो ये आए और मुज़ाकरात करें, बातचीत करें। देखें, मैं इस चीज को मानता हूं कि सियासत के अंदर तमाम मसाइल का जो हल है वो बातचीत के जरिए हो सकता है। अगर जेन्युइन पॉलिटिशियन जो अवाम की तायद से ऐवान में आए हों, अगर वो बात करेंगे तो मसाइल का हल निकल आएगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो लोग जो कि अवाम की तायद से महरूम हो, उनको पता हो कि उनका सारा जो इक़्तिदार है वो अवाम के वोटों पे मुनहसर नहीं है, ठीक है, तो वो इनको जब हमको कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करें, तो ये बार बार इनके लोग रिपीटेडली कह चुके हैं कि देखें जी, इनसे मुज़ाकरात करने का मतलब तो ये है कि हमारी हुकूमत चली जाएगी। जब हम ये कहते हैं कि इलेक्शन की एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करा ली जाए,
फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट कंपाइल कर लिए जाए तो ये कहते हैं देखिए जी इस तरह तो हुकूमत चेंज हो जाएगी। ना सिर्फ ये कहते हैं हुकूमत चली जाएगी बल्कि ये भी कहते हैं कि फिर हम अडयाला में होंगे। हाँ, ये बार बार इनके लोग इस चीज का इजहार कर चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर देखें आप कतई नजर हर चीज के, अब मैं कहता हूँ चले जी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के मसाइल बहुत गंभीर हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिस तरह की ये जो गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह के इनका ये माइंड सेट है, मुझे बात बताएं इसमें कोई मीनिंगफुल डायलॉग हो सकता है? हुकूमत को पहले अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हुकूमत ये जो समझती है कि इनकी जो तकब्बराना सोच है, ये जो समझते हैं, मैं आपको बात बताऊं कि इस टाइम जो इनकी पॉपुलैरिटी है बिल्कुल नोज डाइव पहले कर चुकी है, तो बिल्कुल उसके ऊपर है। और इनके साबिक वफाकी वुज़रा ये बार बार कह चुके हैं, मैं आपको दर्जनों लोगों के नाम गिना सकता हूं जो कहते हैं कि हम अगर इलेक्शन में गए तो हमारा तो कोई हालात ही कोई नहीं है, हमारे अवाम के अंदर जो पजीराई है इनकी वो सबको पता है। चलें, मुझे ना एक ब्रेक लेनी है राना आतिफ साहब, एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आकर इस पर बात करते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हुकूमत के पास देने के लिए कुछ नहीं है, हुकूमत कहती है आपका रवैया ठीक नहीं है। थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएं, बात करी थी कि गवर्नमेंट को अब ये लगने लग गया कि शायद उनका थोड़ा अपर हैंड है, उस पर भी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले राना आतिफ साहब बात कर रहे थे, मैं वैसे उनकी तरफ ही जाना चाह रही थी, उनको मैंने वक्त पहले उसमें कम दिया, लेकिन सर एक क्विक पहले आपसे कमेंट लेना चाह रही हूँ, बिकॉज एक सवाल किया उन्होंने, वैलिड सवाल है, वो कहते हैं जी देने के लिए इनके पास क्या है? तो मुज़ाकरात की जब बात आती है तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को तो वैसे ही बैठ जाना चाहिए मुज़ाकरात के लिए, बिकॉज डोंट यू थिंक कि सही कह रहे हैं, आपके पास क्या है देने के लिए? देखें, अगर ये रवैया है, पहले ये कहते हैं कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये हुकूमत जाली है, तो फिर क्यों बातचीत कर रहे हैं, क्यों कमेटी तो बनाई है? तस्लीम कर ही नहीं, क्यों अगर आप तस्लीम करते हैं तो आए टेबल पे बैठने के लिए, आपको आना पड़ेगा। वैसे राना साहब ने जवाब दे दिया इस बात का, आपको आना पड़ेगा। ब्लफ कॉल कर रहे हैं आपका कि आप संजीदा नहीं है, कौम देख ले। देखें, हमें इनके जो भी ये करते रहे, इन्होंने इंतशार भी फैलाया, फसाद भी किया, इन्होंने जो कुछ करना है पाकिस्तान की सियासत को तबाह करने की कोशिश की है, सारे इक़दार इन्होंने सियासत के ख़त्म कर दिए। हमने जो ये मेरे भाई कह रहे हैं इनकी पॉपुलैरिटी नहीं है, हमने जब 16 माह की जब नो कॉन्फिडेंस मूव किया था तो हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए किया था। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं सियासत के बजाय रियासत को तरजीह देता हूं। वोट इनको क्यों पड़े? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी भी आपको पता है पार्लियामेंट में इनकी है। कई मैं इस इलेक्शन पे बात नहीं करना चाहता, मैं कई इनको दिखा चाहिए। आप अंडर ओथ ये कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था और आप लोगों की मकबूलियत है, आप लोगों की हुकूमत ठीक बनी है। हमारी बड़ी पार्टी नहीं थी, मगर हमने इत्तेहादियों के वोट से हुकूमत बनाई है। तो फिर पॉपुलर तो ये बना लेते ना, पॉपुलर तो यही हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने ऑफर दी ना, बना लो हुकूमत, ना बनाई ना इन्होंने। नजर इस वक्त सबसे ज्यादा मेंबर्स किसके हैं पार्लियामेंट में? इनके हैं, तो ये बना लेते हैं। हमने इनको ऑफर दी ना, ठीक है, इनको हमने कहा बनाए ना, नहीं बनाया। वो तो सर एक और बहस है ना, मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ, बनानी चाहिए थी, लेकिन है तो मकबूल ना सर। मकबूल की बात नहीं है, ये चाहते हैं कि मुल्क जो है श्रीलंका बन जाए, मुल्क जो है जो ये जो सारी इकोनॉमी तबाह हो जाए, मुल्क को इस नैज पे इन्होंने आके खड़ा किया। हम कहते हैं कि हमारी सियासत बाद में होगी, पहले पाकिस्तान है। हमने सियासत को तरजीह दी है रियासत पे, रियासत हमने बचाई है, हमने पाकिस्तान में डिलीवर किया है। आज भी जो आप कह रही है, नहीं जावेद लतीफ साहब आपकी जमात के हैं, सीनियर सियासतदान हैं, वो कहते हैं सब कुछ जबरदस्ती करवाया गया। कह रहा हूं, हम हमारी हुकूमत की कारकर्दगी भी आप मेरे से सवाल करें, हुकूमत ने डिलीवर किया है, मईशत ठीक हुई है, पाकिस्तान की इकानमी जबरदस्त हो रही है, पाकिस्तान के जो सरमायाकारी आ रही है, पाकिस्तान में कल भी मार्कअप कम हुआ है, बिजनेसमैन जो है एतमाद कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज तो महंगाई की शरह कम हुई है, सारे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही सर, बिल्कुल आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि हमने डिलीवर किया है, इनके इंतशार फसाद इनकी सब कुछ करने के बावजूद आज हम पाकिस्तान को दोबारा 2017 के जगह पे लेके जा रहे हैं। ये इसको जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, क्योंकि पहले भी आप कह रहे थे मैं इकोनॉमी पे बात करूंगा। ये कुछ फिगर्स तो हैं सर जो ये कोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है इन्फ्लेशन का, वो कम हो गया है। मार्कअप का भी इन्होंने भी जिक्र कर दिया, वो कल आपको पता है उसमें भी 2% हुआ। अदरवाइज ऑल्सो रेमिटेंसेस का जो मामला है, तो इकोनॉमी के कुछ इंडिकेटर्स तो सर अब इनके पास हैं टू शो। तो आपको नहीं लगता कि ये लोग डिलीवर कर रहे हैं? ये मैं वैसे कोई मुझे अभी लग रहा था मैं कोई कॉमिक शो में बैठा हूँ, जिस तरह की ये बातें कर रहे थे अभी, कोई लगता है कोई कॉमेडी की बात कर रहे हैं। इनको शायद अंदाजा नहीं है कि पहले तो बात मैं आपको बताऊं कि जब से हमारी हुकूमत 9 अप्रैल 2022 को भेजी गई एक क्या कहते हैं वोट ऑफ नो, जो जाली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उसके जरिए, उसके बाद पाकिस्तान की मईशत में $45 बिलियन की कमी आई है। ये आप रिपोर्ट्स पढ़ ले इसके ऊपर।
ये कोई ये टॉक शोज के अंदर एक वो बातें करी जाना, मुझे ऐसे अजीब सा लग रहा है कि वो मईशत में बेहतरी आ गई। $45 बिलियन श्रिंक कर गया है। पाकिस्तान की तारीख की लोएस्ट इन्वेस्टमेंट टू द जीडीपी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो इस टाइम है। पिछले 78 साल में थी। थोड़ा सा मैं ये इजाफा कर दूं कि देखें ये डिप्स आए थे, कोई ये नहीं कह रहा कि ये डिप्स खत्म हो गए, लेकिन ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट का ये क्लेम है। पहले मेरी बात सुन ले, उसके बाद मैं प्लीज मैं अपने कमेंट उसके बाद। और तो पहले ये तो देखिए ना कि इतनी नीचे से जाके हर चीज का बिल्कुल ग्राउंड करके उसके बाद अगर आप कहें कि उसके अंदर कोई 1% इंप्रूवमेंट आई है तो उसको अगर इंप्रूवमेंट, अगर आपकी इंप्रूवमेंट की ये डेफिनेशन है तो मुझे समझ नहीं इंप्रूवमेंट की डेफिनेशन क्या आपकी। उसके बाद जो किसानों का हशर हुआ है, ठीक है, जो बिजली की कीमतें हैं, आप आए दिन आप रिपोर्ट पढ़ें बिजली की कीमतों के साथ जो किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि इस टाइम किसानों के पास जो खरीफ की फसल है उसके लिए पैसे ही नहीं थे उनके पास। अभी आपका वीट का क्राइसिस आ जाएगा आपका। तो मुझे बात बताएं कि कौन सा इंडिकेटर है इन्फ्लेशन पाकिस्तान की तारीख के अंदर 48%। जंग के जमाने में कभी 48% इन्फ्लेशन नहीं हुई थी जो इनके दौर में होगी। इंटरेस्ट रेट जो आप कह रही है कि दिनों जी 2% इन्होंने कम कर दिया, 200 बेसिस पॉइंट। तो पहले इन्होंने तकरीबन 1500 बेसिस पॉइंट 15% इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था। 9% से 24-25% में इंटरेस्ट रेट ले गए थे। पाकिस्तान के अंदर आपको अंदाजा ही नहीं है, ये फैसलाबाद के अंदर लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। और ये सिर्फ इनको पास चारों के पास एक ही बात है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है। वो बेहतर कहाँ भी हो रही है, वो कहाँ भी हो रही है? मेरा ख्याल है कोई पावर पॉइंट की स्लाइड्स के ऊपर तो बेहतर हो रही है। जो आपकी रियल इकोनॉमी है, देखें इनको बेसिकली, और मैं लोगों को बार बार बता चुका हूँ, एक्सपोर्ट आपकी इतनी पहले नीचे चली गई। $4 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट जो PDM 1 थी उसके पहले साल में $4 बिलियन एक्सपोर्ट कम हुई। रेमिटेंस पहले साल में $4 बिलियन कम हुई। तो पहले तो मैं बताऊं कि इतनी इकोनॉमी के बुरे इंडिकेटर थे। उसके बाद अब क्या हुआ है, क्योंकि एक चीज जब इतनी खराब हो जाती है फिर एक स्टेज आती है वो खराबी थोड़ी देर के लिए नेचुरली रुक जाती है ना, कि कॉन्फिडेंस रिवाइव हो रहा है फिर इकोनॉमी के अंदर। नहीं रिवाइव नहीं हो रहा। वो अब बंदे को बुखार चढ़ता है ना बहुत ज्यादा, उसके बाद बुखार खुद ही ऑटोमेटिक थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक वाला रुका हुआ है थोड़ी देर के लिए। ये ऑटोमेटिक एक चीज का कोई वो होता है, कोई हर चीज की कोई एक पीक होती है। तो वो जितनी खराबी थी वो कहीं पीक करके थोड़ी रुक गई, तो समय ने बेहतरी आ रही है। I've taken your point। ये खेल साहब वो कह रहे हैं कि सैचुरेशन आती है ना किसी चीज की, फिर उसके अंदर डिप या वो चीज, वो तो बड़ा नॉर्मल है। वो कहते हैं बुखार जब बहुत तेज हो जाता है तो फिर टूटता भी है ना, वो थोड़ा सा टूटता है। मैं यही कह रहा हूँ कि जो हमने मुश्किल फैसले किए थे, सॉरी एक सेकंड, वो डॉक्टर का कोई कमाल नहीं होता या कोई वो बुखार खुद ही कहता है मैं अब थोड़ी देर के रुक जाता हूँ। नहीं वो लाते समय कि हमने कोई हमारी कोई कारकर्दगी की सर, कौन से मुश्किल फैसले वैसे आप कह रहे हैं हमने कोई मुश्किल फैसले किए, कौन से? जब IMF से इन्होंने करके ये भाग गए थे, और IMF का जो मुआहदा था कोई इनके जाती नहीं था, एक रियासत का था, ये पीछे हटे थे। उसके बाद जो IMF नहीं आ रहा था, वो मुआहदा पड़ा हुआ है। मैं कसम खा के कहता हूं उन्होंने मुआहदा देखा नहीं। आपने IMF का मुआहदा तोड़ा है, आपने तोड़ा था, आपने स्टेट बैंक गिरवी रखी थी, आपकी वजह से पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था, इसीलिए हमने आपको निकाला था। अपने वोट से, मैंने वोट देके आपको निकाला है, ना कि अब आप कहते हैं कि पहले कहते थे अमेरिका नहीं, अब अमेरिका के पैरों में भी खड़े हुए। आपकी बातों को कौम जानती है। मैं ये कह रहा हूं, हम सही कह रहे हैं, आप 38% पे महंगाई चली गई, मार्कअप 22-23% चला गया, हमने उसको बेहतर किया है। जब भी वो यही तो कह रहे ना सर, हमने बेहतर किया। वो कहते हैं बुखार पीक करके खुद टूटता है ना। जो भी आता है पाकिस्तान को दिवालिया करके चला जाता है। जब मुश्किल वक्त में मुल्क होता है, या नवाज शरीफ आके उसको निकालता है या शहबाज शरीफ साहब आके निकालता है। ये हमारी क़यादत। अभी आप IMF की बात करें, आपको पता है कि पंजाब के गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है वो एक इशू है IMF के साथ। इस वक्त आपकी गवर्नमेंट है, वहां पे मरियम साहिबा चीफ मिनिस्टर है। सो खाली IMF के मुआहदा उन पे ब्लेम नहीं है करना। इन्होंने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना था। इन्होंने पाकिस्तान को जिस नैज पे ये खड़े हो गए थे, हमने ये सारी अपनी सियासत कुर्बान की है। वर्स्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस आप लोगों की वॉच में हुई है, दुनिया कह रही है सर, मैं नहीं कह रही। ये बयानिया बनाया गया है, ये इनका बयानिया बनाया गया है। सर ये बड़े तगड़े हैं, ये बड़े आप तो इनके तगड़े होने का इतराफ कर रहे हैं। जब फॉरेन फंडिंग मिलती है इनको, जब इजराइल जैसे मुल्क, इंडिया जैसे मुल्क इनको सपोर्ट करते हैं, ये खड़े हो गए। मुझे पता है किस पार्टी ने GSP पे हमला किया, किसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे इस तरह के जाके एहतजाज किया है। उसकी वजह जो भी बताएं सर, प्रेशर तो आएगा। आपको पता है खसूसी एलची जो मुकर्रर हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, रिचर्ड ग्रिनेल, आपने उनकी ट्वीट देखी है, 2 दफा ट्वीट कर चुके हैं कि इमरान खान को रिलीज करें। ही इज
somebody who is going to no he is somebody who is going to have the US president here sir. आज उनके लिए ये हीरो बन गया, आज अमेरिका की तरफ ये देख रहे थे, फिर क्यों इल्जाम लगाया कि अमेरिका ने हमें गिराया? बात ये कि झूठ बोलना, इल्जाम लगाना एक अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ अमलन हमने पाकिस्तान को, अमलन 2013 में भी पाकिस्तान को हमने टेक ऑफ किया, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान G20 में जा रहा था, 2017 में पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था, इसने पाकिस्तान पौने 4 साल इस तजर्बे ने मुल्क को तबाह किया, फिर हमने हमारी क़यादत ने ये मुश्किल फैसले किए, आज पाकिस्तान उस जगह पे जा रहा है। मगर आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि तजर्बा करने वालों ने पहले वो तजर्बा किया, अब वो आपका तजर्बा कर रहे हैं। हमारा कोई तजर्बा नहीं है, हमारा कोई तजर्बा, हमें अवाम ने इस्तेमाल किया है, हमारे तजर्बा हमेशा अवाम में लाती है। ब्रेक से वापस आके एक स्टेटमेंट है असद कैसर साहब की, मैं थोड़ा सा उसकी वो चाह रही हूँ कि थोड़ी उस पर क्लैरिटी लें हम। राना आतिफ साहब से इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम यहाँ पर जो गुफ्तगू कर रहे थे राना आतिफ साहब, एक तो सर डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात का ज़रूर जवाब दे दें। जो खेलदार साहब कह रहे हैं कि जी कल उन्होंने आपको निकाला था, आज जब वो आप लोगों के हक में ट्वीट्स करते हैं या बोलते हैं तो फिर आप लोग बड़ा जश्न मनाते हैं और आप लोग कहते हैं जी देखें इंटरनेशनल प्रेशर आ गया। इस पर कॉमेंट कर दीजिए, फिर मैंने असद साहब की एक स्टेटमेंट पर आपसे बात करनी है। नहीं, हम तो कोई जश्न नहीं मना रहे, ये ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इनको ज्यादा परेशानी है, हम तो कोई जश्न नहीं मना रहे। इनको मेरा इनको मसला थोड़ा इजी हो जाए, कोई मसला नहीं है, वो थोड़ा इजी हो जाए। वैसे राना साहब वो परेशान नहीं है, वो कहते हैं हम कोई बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो अगर आप लोग खुश हैं किसी लेवल के ऊपर तो मत खुश हों। चले कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैं इनकी इस बात को सराहता हूँ। वैसे मेरा मसला है कि आपको परेशान नहीं होना। सवाल भी है राना आतिफ साहब कि वो आपके हक में इंटरफेयर करें या आपके खिलाफ इंटरफेयर करें, उनकी इंटरफेरेंस के खिलाफ तो आपको भी होना चाहिए ना। हाँ नहीं, हम तो खिलाफ है, मैं तो इनको मशवरा दे रहा हूँ, आपने घबराना नहीं है। तो अच्छा, उसके अलावा फिर चलो मुझे ये बता दें, वो तो नहीं घबरा रहे, मुझे ये बता दें। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए थे ना, एटमी धमाके किए थे, तब भी उनको उस वक्त के सदर ने फोन किया था और उसको सीधा एब्सोल्युटली ना कहा था नवाज शरीफ साहब ने। जरा ये जो पेपर पे लेके अगर वो सारा पढ़ ले फिर मैं बात कर लेता हूँ। मैं कुछ नहीं लिख के आया। नहीं अच्छा बात तो करने देना मुझे। अच्छा आपने इनको कहा घबराना नहीं है, मैं आपसे पूछूं कहीं आप तो किसी लेवल पे घबरा नहीं रहे, क्योंकि असद कैसर साहब ये कह रहे हैं कि हमसे जबरदस्ती इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। कौन मांग रहा है सर इस्तीफे? नहीं मैं वो उनकी स्टेटमेंट मैंने सुनी नहीं है, वो मैं बता रही हूं सर, एतबार कर ले मुझ पे। नहीं मैंने सॉरी मैंने कहा मैं बेहतर काम पंजाब से वो आपकी किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, किस आई एम श्योर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी जिसकी बेस पे उन्होंने बात की होगी। मैं इनकी सॉरी मैं आई वुड लाइक टू कमेंट, इन्होंने एक इकोनॉमी की बात की कि 13 से 18, मैं इनको थोड़ा वैसे बता दूं अपने इनको देखिए 13 के अंदर जो जब इन्होंने हुकूमत संभाली तो करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ $2 बिलियन का था। जब इन्होंने 18 में हुकूमत छोड़ी तो वो $20 बिलियन का था। एक्सपोर्ट ये $2 बिलियन की कम करके गए थे। आखिरी एक साल एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली स्टेबलाइज रखने के लिए इन्होंने $11 बिलियन मार्केट के अंदर फेंका। जो कर्जों की शरह है, मैं आपको बताऊं कि जो कर्जे उस दौर में बढ़े और जो कर्जे अब बढ़े, अब ये रोज का तकरीबन 71 अरब रुपया 71 बिलियन रुपीस ये रोज का बोरो कर रहे हैं। इनके 16 माह के दौर के अंदर जो PDM 1 थी, अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक इन्होंने 23,000 अरब रुपए का कर्जा लिया, 23,000 अरब रुपए का। अब आप देखें कि इन्होंने टैक्सों की जो शरह है वो बरमार कर दिया, टैक्स इन्होंने डबल कर दिए हैं, ठीक है, और इकोनॉमी आपकी श्रिंक कर रही है और टैक्स आपसे लोगों से ये इस तरह ले रहे हैं। तो पहले तो मैं इनको बताऊं कि इकोनॉमी की जो हालत है जो इन्होंने की हुई थी, जो उनका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड है वो सबको पता है सर। लेकिन तो ये टैक्स वाली बात है, मैं इत्तेफाक करती हूं आपकी से, इससे बेहतर ये है कि ये इकोनॉमी की बात ना करें। मैंने कहा कि हमारे दौर के अंदर एक साल इकोनॉमी 6.5%, दूसरे साल एक साल 6.5%, दूसरे साल 6% से ग्रो कर रही थी। मैंने कहा जिस दिन से हमारी हुकूमत निकाली गई $45 बिलियन की पाकिस्तान की इकोनॉमी श्रिंक की है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आप देखिए। मैंने एक सवाल आप दोनों से जवाब लेना, आपने सर क्विक रिस्पॉन्ड करना है। राना साहब के मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि फैसले जो है मैदान में लाके करने पड़ेंगे और हो सकते हैं। आप कई खबर है कहीं पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो कई मौलाना का कंधा आप फिर से तलाश करने लग गई है कि मौलाना अगर सड़कों पर निकले तो हम भी साथ में हम भी टैग अलोंग कर लें। ऐसा ही है सर कुछ? नहीं देखिए, हम लोग जो है देखिए हमारी मौलाना फजल रहमान के साथ बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहा है पिछले 10 माह के अंदर, और उन्होंने जिस तरह उन्होंने असूली चीजों के ऊपर 26 आईनी तरमीम के ऊपर उन्होंने एक पोजीशन तो ली थी, हमने इसको सराहा भी था। और अगर हम समझते हैं कि देखिए ऑपोजिशन की जमातें हैं और सियासत, मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा, हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अवामी इश्यूज के ऊपर
अवामी इश्यूज के ऊपर। ठीक है, देखिए सॉरी जी एक बात, हमें इक़्तिदार की बात, मैंने पहले कहा हम इक़्तिदार की बात नहीं कर रहे। जैसे इन्होंने कहा कि अगर हमने इक़्तिदार लेना होता तो हम, जैसे ये बकौल इनके लिए जो सियासत का मतलब है वो इक़्तिदार है, हमारे लिए सियासत का मतलब इक़्तिदार नहीं है। हम बात करते हैं आइन की, सुपरमेसी ऑफ द लॉ की, हम इस चीज की बात कर रहे हैं। इनको हर वक्त मैं जरा खेल साहब को, सर महमूद अचकज़ई साहब का ट्वीट कि 26 नवंबर और ये जो सारे वो हुई हैं केपीके के कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने बात की कि जो कुछ हुआ है हम उसका हिसाब लेंगे, हम सड़कों पर निकल सकते हैं। मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं कि ईवान में नहीं हो रहे फैसले तो मैदान में आना पड़ेगा। ये कितनी बड़ी थ्रेट है सर? बिकॉज ये दो कुव्वत, खासतौर पर मौलाना की अगर हम बात करें तो सर वो स्ट्रीट पावर रखते हैं और ये बात हम जानते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान के ज़ीरक सियासतदान हैं और मुस्लिम लीग नून की क़यादत नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब से इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। हुकूमत के जो सीनियर वज़रा है वो आए रोज़ उनके पास जाते हैं। किसी भी मसले का हल मौलाना साहब के पास डायलॉग होता है। मौलाना साहब और हम मौलाना साहब बैठ के दलील से एक दूसरे को राज़ी करेंगे और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करेंगे। और खुश असलूबी से पहले भी मौलाना के साथ देखें आप 26 पता है ना उनका एक इशू है इस वक्त जो रजिस्ट्रेशन वाला है, वो ये कह रहे हैं कि ये बिल पास हो चुका है, बाय डिफॉल्ट पास हो चुका है क्योंकि सदर ने 10 रोज की जो लिमिट होती है उसके अंदर एतराज नहीं लगाया। अर्ज सुन लेना सर, वो ये कह रहे हैं कि अब क्योंकि ये बिल एक्चुअली पास हो चुका है, हुकूमत कोई रखना डालेगी तो मुज़ाकरात नहीं होगा, मुझे नोटिफिकेशन चाहिए। वो कहते हैं नोटिफिकेशन इशू। मैं वही कह रहा हूँ कि आज वजीर कानून ने उसका जवाब तफसीलन दिया है। वजीर आज़म का उनसे रब्ता हुआ है फोन पे। तफसीलन तो नहीं सर, उन्होंने यही कहा कि हम उनके साथ बैठ कर बात करेंगे। वजीर आज़म साहब की मौलाना साहब से टेलीफोन पे रब्ता हुआ है और इंशाल्लाह इसको हम खुश असलूबी से इस मामले को हल करेंगे। महमूद अचकज़ई साहब, महमूद खान अचकज़ई का एक नुक्ते नजर है, करते रहे। पाकिस्तान में किसी को एहतजाज करने के लिए हम रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते सर। बिल्कुल 24 नवंबर को क्या वो एहतजाज नहीं था, वो इंतशार था, वो फसाद था, वो फसाद था, इंतशार था। 9 मई के बाद पीटीआई का जो रिकॉर्ड है वो कोई बेहतर नहीं है। वो अगर पीटीआई आज भी सियासी जबान में बात करेगी, सियासी रास्ते पे चलेगी तो उनको रास्ता मिलेगा। सवाल का जवाब दे दें। राना आतिफ साहब लीडरशिप में आते हैं पीटीआई की, इनके बारे में अगर आप कहें ना कि इंतशार फैला रहे हैं तो मैं 2 मिनट की आपकी बात सुन लूंगी। इतने सारे लोग इस मुल्क के जो आम लोग हैं, आप उन सबको इंतशार डिक्लेयर कर रहे हैं, उनका कोई राइट नहीं है एक्सरसाइज के। राना साहब पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब से पीटीआई के 1200 लोग भी नहीं निकले हैं। केपीके से जो पंजाब पाकिस्तान नहीं है, आप लोग जब ये बात करते हैं तो लोग ने रिजेक्ट किया, लोगों के उन्होंने रिजेक्ट किया। वहां से केपीके से ये आवाज आई हम जो है लाशें गिराने जा रहे हैं, हम जो है कफन बांध के जा रहे हैं, कफन हम यहाँ। सर वहाँ जो छोटे-छोटे 16-17 साल के बच्चे आए थे केपीके से, वो उन्होंने ये ऐलान नहीं किया सर, मैंने नहीं सुना कहीं। जिन्होंने किया वो भाग गया, जिन्होंने किया वो भाग गए। मैं तो उस नौजवान का सवाल पूछ रही हूँ जो आया था, नौजवान का पूछ रहे हैं, जिन्होंने नौजवान को इस्तेमाल करके लाए थे वो भाग गए, उनको अकेला छोड़ के वो भाग गए तो वो भी मुंतशिर हो गए। मुझे बता दें केपीके से आए हुए लोगों को फिर आप नहीं समझते इंपॉर्टेंट? मैं कहता हूं मुझे हमेशा यही आर्गुमेंट मिलता है, पंजाब से कोई नहीं निकला। मैं ये कह रहा हूं कि जो इनकी लीडरशिप आई थी वो इंतशार के लिए आई थी, फसाद के लिए आई थी, उन्होंने इनको इस्तेमाल करने की कोशिश की। हम कोई एथनिक कार्ड नहीं खेलते, ये खुद कहते हैं। राना साहब वन लाइन में बस वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, वरना मैं जरूर आपकी तफसील से बात लोग तो जितने मेरी बात सुने, पंजाब के अंदर हैंड्स ऑन पीटी सारा इलेक्शन जीती 9 फरवरी को। देखें अगर आप लोग पूरी मोटरवे बंद की, इन्होंने पूरा पंजाब 4 दिन 5 दिन इन्होंने बंद रखा, मोटरवे जीटी रोड कंटेनर लगा के बंद कर दिया, लोगों के घरों पे रेड किए गए। उसके बाद कहना कि पंजाब से लोग नहीं निकले, ये देखें ये बात सरासर गलत है। पंजाब से बहुत लोग निकलना चाह रहे थे, इन्होंने जिस तरह के टैक्टिक्स यूज किए। 10 लीडरों के नाम बता दें जो डी चौक पे आए हो पंजाब के। वैसे पंजाब की लीडरशिप मिसिंग इन एक्शन तो थी सर, कभी इसी और नशिस्त में बात करूंगी आपसे। आपका बहुत शुक्रिया राना आतिफ साहब, आपके वक्त के लिए। खेलदास कोहिस्तानी साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो। व्यूअर्स न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।